शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये एकदम 100% मोटिवेशनल कोट सही कहता है कि शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिससे आप खुद तो बदलते हैं, साथ में आप दुनिया बदलने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, ज्यादा हम मोटिवेशनल कोट पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि मोटिवेशनल कोट एज अ ग्लूकोज की तरह रहता है, ये आपको तुरंत एनर्जी देगा फिर हट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सभी को जय हिंद है। अगर पहली बार चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। इस चैनल से जीके जीएस का लगातार सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम व फिर तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। अब यही वीडियो क्यों उपयोगी होने वाला है, तो ये वीडियो इसलिए उपयोगी होने वाला है क्योंकि इस चैनल से PYQs कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित जो भी प्रश्न है वो कराए जाते हैं। और यहाँ पे प्रश्न और उसका उत्तर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है या फिर आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ सवाल है, उन सभी का यहाँ पे फुल डिस्कशन होता। अब वीडियो को पहले फुल देखिएगा, तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल से हम रूबरू कराते हैं, सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोलता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 में किया गया था और 1922 में जो किया गया था वो राखल दास बनर्जी के द्वारा, किनके द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदड़ो ही सबसे पहला विशाल स्नागर माना जाता है। ठीक है, यहाँ से मोहनजोदड़ो बन जाता और यहीं से एक बन जाता हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता और पहली शहरी सभ्यता का केंद्र था कौन, हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया जाता है और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा किया जाता है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, इससे इतना सवाल बन जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी करते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पहला विशाल स्नागर बना। मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया, दयाराम साहनी व्यक्ति करते हैं। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग सेकंड नंबर सवाल देखें तो सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल नाम है इसका। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, टोकोफेरॉल इसका नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 का या फिर विटामिन बी का, तो इसका है थायमीन। विटामिन सी की बात करें तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन B3 का नाम क्या है, तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 का नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का नाम है साइनाकोबालामीन और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। तो इतना सारा रासायनिक नाम जो कहीं ना कहीं एसएससी भर यहाँ से सवाल पूछा है कि विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल,
विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनाकोबालामीन, और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। तो यहाँ से इतना सारे सवाल बनता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो, और एसएससी तो यहाँ से भर के सवाल पूछा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। अगर हम लोग तीसरा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो कुणबी नृत्य है ये गोवा राज्य से संबंधित है, और गोवा की और अन्य लोक नृत्य की बात करें तो गोवा में जैसे लोक नृत्य मनाया जाता है, फुगड़ी हो गया, फुगड़ी, सिगमो एक सिगमो पिग्मी जनजाति है, यहाँ पे सिगमो है। उसके बाद आपको गोम्फ हो गया, गोम्फ। तो इस तरह की गोवा के कुछ लोक नृत्य हैं, क्या है, लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो फुगड़ी लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है, सिगमो लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है, गोम्फ लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। और कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुणबी भी जो है ये गोवा राज्य से ही संबंधित है। अब यहाँ से और एग्जाम में क्या सवाल बनेगा, सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ। तो गोवा पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो गोवा पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आजाद होता है, और हम लोग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। और 1 दिसंबर तो आपको याद ही होगा सर, तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं। तो देखिए सवाल एक था, उत्तर भी इसका एक था, लेकिन एक सवाल से कितना रिलेटेड सवाल बन गया और कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MVVI सवाल है, ठीक है। तो इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल को देखें तो हमारा चौथा नंबर आपसे सवाल यही कहता है कि व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो व्हीलर आइलैंड है इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है व्हीलर आइलैंड को, और ये आपको पड़ता है उड़ीसा राज्य में। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब यहाँ की बात करें तो ये क्या है, व्हीलर आइलैंड या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये क्या है, तो यहाँ पे परीक्षोपात्र जो कार्यक्रम है उसका परीक्षण केंद्र माना जाता है। यहीं से किसी भी परीक्षण किया जाता है परमाणु वगैरह का या फिर जो रॉकेट वगैरह होते हैं, ठीक है। यानी सीधे समझिए परीक्षोपात्र जो होते हैं उनका कार्यक्रम का ये परीक्षण केंद्र है, ठीक है। अब ये तो है उड़ीसा राज्य में, लेकिन उड़ीसा से और कौन सी सवाल बन जाएगा, तो सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील कहाँ है, भारत का एकमात्र लैगून झील है, तो ये चिल्का झील कहाँ है, तो ये चिल्का झील भी उड़ीसा में, ये भारत का एकमात्र खारे पानी का झील है। तो चिल्का झील कहाँ है, तो ये चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और यहाँ से क्या सवाल बनेगा उड़ीसा से, तो यहाँ से एक सवाल बन जाएगा कि गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान, और एक बनेगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो जो गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है उड़ीसा में, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी है उड़ीसा में। लेकिन जो गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान है ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए। और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, पूछा हुआ SSC MTS ये पिछला बार पूछा था कि गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में पड़ता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर आइलैंड कहां है, तो व्हीलर आइलैंड को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहां है, तो ये भी उड़ीसा में है। और ये भारत का एकमात्र खारे पानी का झील और लैगून झील है, जो कि कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। अगर हम लोग 5वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 5वां नंबर सवाल बोलता है कि यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यूनिसेफ का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड होता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था। यूनिसेफ, यहाँ यूनिसेफ लिखा गया, यूनिसेफ होगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 न्यूयॉर्क की, अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क में किया गया था।
इस बात को आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, इसकी स्थापना 1946 में किया गया। अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो इसकी स्थापना करने का रीजन था कि यूरोप और जो चीन के जो बच्चे थे उसे आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। अगर यहीं पे एक और सवाल बात करें तो यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है यूएनओ को, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क ही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया और इसकी स्थापना करने का जो रीजन था वो रीजन यही कहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो विजेता देश हुए थे उनके द्वारा मिलकर यूएनओ की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है इसी तरह का युद्ध भविष्य में ना हो, ठीक है, यानी इसी तरह का जो युद्ध है वो भविष्य में ना उभरे, इस पर रोक लगाया जाए, इसीलिए यूएनओ की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर सवाल देखें तो हमारा छठा नंबर सवाल कहता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और जो हुसैन सागर झील है ये दिल का आकार का, इसका जैसा नाम है उसका जैसा काम है। तो हुसैन सागर झील जो है ये दिल का आकार का है और ये तेलंगाना राज्य में है। और इसमें जो हुसैन सागर झील है इसमें जो पानी जो पहुंचता है, पानी ये मूसी नदी से ही पहुंचता है। किस नदी से? मूसी नदी से स्थित, ये मूसी नदी से ही पहुंचता है। और साथ में जो हुसैन सागर झील है ये तेलंगाना में है। साथ में तेलंगाना का कुछ लोक नृत्य है, तेलंगाना का कुछ लोक नृत्य, आप इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब तो लोक नृत्य में जैसे में बथुकम्मा लोक नृत्य हो गया, बेदराम जातरा हो गया, बेदराम जातरा हो गया, बोनालू हो गया, उगादी हो गया, ये सब लोक नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना राज्य का है। तो देखिए सवाल एक था, आंसर एक था, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी सवाल एसएससी पूछा है एमटीएस में उन सभी सवालों को हम यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दिए। तो इसे अगर आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए, अन्यथा नहीं याद है तो इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगर हम लोग 7वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 7वां नंबर सवाल बोलता है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल हुए, या फिर इन्हीं को बोला जाए, अगर हम बोले तो इन्हीं को बोला जाएगा कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल रहे, अंतिम गवर्नर जनरल है। दोनों बात सेम है और दोनों का मतलब कौन हो जाते हैं? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो या फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो, वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को क्या किए? समाप्त किए, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो दास प्रथा हो या फिर सती प्रथा, वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1829 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता से समाप्त किए। अब सती प्रथा का मतलब क्या होता था? सती प्रथा का मतलब होता है कि हिंदू प्रथा था जिसमें विधवा अपनी पति के चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। अगर किसी वाइफ का जो हस्बैंड है वो मर जाता है तो उसी के साथ वो भी मर जाती थी। इसी था सती प्रथा, जो कि नुकसानदायक था हमारे समाज के लिए। इसी को समाप्त करने का प्रयास किए कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन रॉय की सहायता से, जो ब्राह्मण समाज की स्थापना कोलकाता के अंदर किए थे, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और भारत का पुनर्जागरण का पिता या फिर भारत के पत्र एवं पत्रिकाओं का जनक के रूप में हम लोग राजा राम मोहन रॉय को जानते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग 8वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 8वां नंबर सवाल बन जाता है कि माई कंट्री माई लाइफ किनकी रचना है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो बुक है ये है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी का। ये किनका है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी का पुस्तक है। और ये एक सेकंड, लाल कृष्ण
लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी के हैं, और जो लाल कृष्ण आडवाणी रहे ये बीजेपी के राजनेता थे। किसके नेता थे? बीजेपी के राजनेता थे। और ये जो माई कंट्री माई लाइफ है ये लाल कृष्ण आडवाणी का आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। ये बीजेपी के नेता रह चुके हैं। साथ में इन्होंने 2002 से लेकर 2004 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री के भी रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो ये बीजेपी के नेता थे। 2002 से लेकर 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी का जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा की बात करें तो वो है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 9वां नंबर सवाल की बात करें तो हमारा 9वां नंबर सवाल बनता है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तमिलनाडु के जो भी मंदिर है वो सभी द्रविड़ शैली में है। कौन शैली में है? द्रविड़ शैली में है। अब महाबलीपुरम की बात करें तो ये भी है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये भी है हमारा तमिलनाडु में। रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम मंदिर भी है तमिलनाडु में। बृहदेश्वरी मंदिर की बात करें तो ये भी है तमिलनाडु में। नटराज मंदिर की बात करें तो ये भी है तमिलनाडु में। ये सभी तमिलनाडु में, टीएन यानी तमिलनाडु में है। ये सभी द्रविड़ शैली में है। कौन शैली में है? द्रविड़ शैली में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु, बृहदेश्वरी मंदिर तमिलनाडु, नटराज मंदिर तमिलनाडु, ये सभी किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। यहाँ से एसएससी भर भर के सवाल पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर के खोपड़ी में आपको छेद करना है। ठीक है, चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल होकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग 10वां नंबर सवाल देखें तो हमारा 10वां नंबर सवाल बोलता है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो देखिए, एक आता है पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी। एक आता है आकाश, आकाश। एक आता है त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, तो जो पृथ्वी है ये सतह टू सतह वार करती है, सतह टू सतह, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। आकाश की बात करें तो आकाश जो है ये सतह से, आकाश की बात करें ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन है? आकाश। और त्रिशूल की बात करें तो ये सतह से ये भी हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन? त्रिशूल। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अग्नि और नाग के जो निर्माण करता है वो भारत के पूर्व 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे। ठीक है, जो 1983 में प्रोजेक्ट को शुरू किए और जाकर वो 2002 तक वो अंत हो चुका था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ प्रमुख पुस्तकें की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर है जो कि उन्हीं का आत्मकथा है, इग्नाइटेड माइंड है, इंडिया 2020 है। ठीक है, ये सब उनका बुक का नाम है। विंग्स ऑफ फायर उनका ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्हें भारत रत्न भी 2002 में शायद मिला था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन मिसाइल मैन ऑफ वुमेन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।